Hello student, I am Amit. This is the fourth video of your chapter Force and Laws of Motion. In the previous video we have discussed about the Newton third law, and now in this video we are going to see how some example directly illustrate the Newton third law of motion. The first one we have a first one. How do we walk? How do we walk? तो ये हम देखेंगे कि कैसे जब हम वॉक करते हैं तो ये चीज़ कैसे न्यूटन थर्ड लॉ को डायरेक्टली इलस्ट्रेट करती है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जब भी हम वॉक करेंगे तो इस वॉक करने के पीछे आप ये कह सकते हो कि न्यूटन थर्ड लॉ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। कैसे देखते हैं इसको। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप वॉक करते हो तो सपोज ये आपकी एक स्ट्रेट ग्राउंड है या रोड है, इस पर आप वॉक करते हो, तो एट अ टाइम आपका क्या होता है, जो फुट होता है, ठीक है, वो यहाँ से एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है जिसको आप एक्शन फोर्स बोलते हो। जो आप फोर्स लगाते हो उसको एक्शन बोलते हैं। और इन द अपोजिट डायरेक्शन वी हैव अ रिएक्शन फोर्स विच इज़ गिवन बाय दिस सरफेस आर रोड, ये कह सकते हो। तो ये क्या करेगी, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगी रोड, और वो रिएक्शन फोर्स हमारे फुट को आगे ले जाती है। वो रिएक्शन फोर्स हमारे फुट को आगे ले जाती है। तो इस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ रिस्पॉन्सिबल है हमारे वॉक की एक्टिविटी में। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, when we walk on a ground then their foot pushes the ground backward and in return the ground pushes our foot forward। जैसा मैंने बोला कि जब भी आप वॉक करोगे तो आपका जो फुट होगा वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसे फुट है आपका, मान लीजिए, तो फुट क्या करेगा, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, और ग्राउंड क्या करेगा, आपके फुट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगा, ये एक्शन था। ठीक है, और इसकी वजह से हम आगे की तरफ चल पाते हैं, इसी की वजह से हम आगे की तरफ चल पाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है, ये देखो ये है फोर्स ऑफ रिएक्शन और ये है फोर्स ऑफ, आप यहाँ देखोगे फोर्स ऑन फुट, ये फोर्स ऑन फुट है, और ये फोर्स बाई फुट है, और ये फोर्स ऑन फुट है। ये फोर्स ऑन फुट और ये फोर्स बाई फुट। ठीक है, और इस तरीके से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन आपने देखा होगा, अगर आप फायरिंग करो तो आपको एक जर्क मिलता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क मिलता है, उसी को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो किस तरीके से रिकॉइल ऑफ गन न्यूटन थर्ड लॉ को इलस्ट्रेट करती है, इसको देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए गन बना रखी है मैंने, तो यहाँ पे आप देखोगे जब भी हम बुलेट को फायर करते हैं, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, जब भी बुलेट फायर की जाती है गन से, द गन सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो गन क्या करेगी, बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेगी। ठीक है, इज इक्वल टू द फोर्स, और ये जो फोर्स बुलेट को आगे की डायरेक्शन में भेजेगा, सेम फोर्स गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा। सेम फोर्स गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा। जिस फोर्स से बुलेट आगे की तरफ गई थी, और वो फोर्स किसने लगाया था, गन ने किस पे लगाया था, बुलेट पे, तो वो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। तो सेम फोर्स आपका गन पे लगेगा, और किस बाई बुलेट इस बार गन पे लगाएगी फोर्स। लेकिन जिस स्पीड से आप देखते हो बुलेट जाती है, उस स्पीड से गन नहीं जाती है। उसके पीछे का रीज़न बस जो है, सिंपल रीज़न ये है कि बुलेट आपकी बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। और बहुत छोटी मीन्स, मेरा कहने का मतलब इसका मास बहुत कम होता है, इसका मास बहुत ही लेस होता है बुलेट का एज़ कम्पेयर टू गन बुलेट का मास बहुत ही कम होगा। अच्छा, और यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ओवरऑल मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। तो मास का मोमेंट कंजर्वेशन बराबर होना चाहिए। तो मास अगर कम हुआ तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी फैक्टर होगा वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा, अगर कांस्टेंट मोमेंटम बना रखना है तो।
और अगर यहाँ पे देखेंगे मास ऑफ गन की बात करें तो मास ऑफ गन यहाँ पे हैवी है, मास ऑफ गन क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बुलेट। अब मास ऑफ गन ज़्यादा है तो अगर मोमेंटम को बैलेंस होना है तो कहीं ना कहीं जो रिक्वाइल की स्पीड होगी गन की उसको कहीं ना कहीं क्या होना पड़ेगा, स्लो डाउन होना पड़ेगा, ठीक है, धीमा होना पड़ेगा, तब जा करके मोमेंटम बैलेंस होगा। तो ड्यू टू अ हैवी मास ऑफ गन रिक्वाइल स्पीड ऑफ गन इज लो, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये भी लेकिन रिक्वाइल होगा, तो जो रिक्वाइल का फिनोमिना है वो भी न्यूटन थर्ड लॉ से ही इलस्ट्रेट हुआ है। आप यहाँ पे देखें कि जैसे गन आगे की तरफ, गन ने बुलेट को फायर किया, बुलेट आगे की तरफ गई, तो क्यों गई, क्योंकि गन ने बुलेट की तरफ एक फोर्स लगाया, बुलेट को फोर्स लगाया और बुलेट आगे की तरफ गई। सेम फोर्स गन के ऊपर लगेगा बाय बुलेट, ठीक है, लेकिन ये स्पीड बुलेट की स्पीड के बराबर नहीं होगी क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम है, इसलिए उसकी वेलोसिटी जाता है। गन का मास हैवी है एज कम्पेयर टू बुलेट, इसलिए इसकी वेलोसिटी कम है, इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो कम, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल है कि किस तरीके से रिक्वाइल ऑफ गन न्यूटन थर्ड लॉ को इलस्ट्रेट करता है। फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन आर रॉकेट, फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन आर रॉकेट, इसको समझते हैं कि फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन आर रॉकेट किस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ को इलस्ट्रेट करता है। तो फिगर है हमारे पास है, उससे हम देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि जब भी कोई जेट प्लेन उड़ता है या जब भी कोई जेट प्लेन है या रॉकेट है, कुछ भी है, कोई केस ले लो आप, रॉकेट का ले लो या जेट प्लेन का ले लो, तो यहाँ आप देखोगे, ये आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो गैसेस होंगी, हॉट बर्निंग गैसेस, कैसे रिलीज होंगी। यहाँ पे एक्चुअल होता क्या है कि आपके नोजल लगा होता है, जेट के नीचे नोजल लगा होता है, नोजल बहुत ही स्मॉल पैसेज होता है उसका, जो आउटलेट पे बहुत ही स्मॉल पैसेज होता है। तो यहाँ से जो गैसेज आती हैं, बर्निंग गैसेज, हॉट बर्निंग गैसेज, ड्यू टू अ कंबस्शन ऑफ फ्यूल के कंबस्शन की वजह से जो हाई बर्निंग गैसेज आएंगी वो एक स्मॉल पैसेज से निकलेंगी, और एरिया कम होने की वजह से इनका प्रेशर बहुत अच्छा होता है, प्रेशर स्पीड बहुत अच्छी होती है, स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, प्रेशर भी बहुत अच्छा होता है। तो वो स्पीड वो बैकवर्ड डायरेक्शन में दे रहे, वो फोर्स जो हो रहा है, लग रहा है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहाँ देखो इस डायरेक्शन में जो आपकी स्टीम निकल रही है या हॉट बर्निंग गैसेस निकल रही हैं, अब आपको पता है कि ये फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन है, या इसको फॉरवर्ड बोलो, बैकवर्ड बोलो, कुछ भी बोलो, तो इसके जस्ट अपोजिट में एक फोर्स आपको और मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैंने पहले बोला जस्ट अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो जिस मैग्नीट्यूड से ये गैसेस बाहर निकलेंगी, हॉट बर्निंग गैसेस जिस मैग्नीट्यूड से बाहर निकलेंगी, उस सेम मैग्नीट्यूड से आपका रॉकेट या जेट प्लेन उसी मैग्नीट्यूड से, यानी सेम फोर्स से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, सेम फोर्स से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूटन थर्ड लॉ को इलस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है आपको दिख गया कि हो क्या रहा है, दरअसल जो हॉट बर्निंग गैसेस होंगी ड्यू टू अ कंबस्शन ऑफ फ्यूल, नोजल से बाहर की तरफ आएंगी, और नोजल का जो पैसेज बनाते हैं बहुत ही, उसका जो क्रॉस सेक्शन रखते हैं बहुत ही नैरो रखते हैं, ठीक है, वाइड नहीं होता, नैरो होता है, इसलिए नैरो रखते हैं, स्पीड अच्छी मिलती है। और ये जितनी अच्छी स्पीड से बाहर निकलेगा उतना ही अच्छा फोर्स लगेगा, और जितना अच्छा फोर्स लगेगा उतना ही अच्छा फोर्स आपके रॉकेट पे या जेट पे लगेगा, और वो उतनी अच्छी इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। डिफ्लेटिंग ऑफ बैलून, जो डिफ्लेटिंग बलून्स होते हैं वो भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, उसमें भी एक्शन रिएक्शन का सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जिस स्पीड से जो डिफ्लेटिंग बलून ऊपर की तरफ जाते हैं, वो ऊपर की तरफ जाने का जो उनका सिंपल सा रीजन होता है, जो गैसेस लीक होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। बलून का केस अगर लें तो अगर जो गैसेस रिलीज होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज होती हैं, और इस बलून को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स मिलता है, वही इसको ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो ये है आप लास्ट में द केस ऑफ बोट और शिप। बोट और शिप में देखा होगा आपने, ड्यूरिंग अ रोइंग ऑफ, कभी भी आप बोट में गए होगे तो जो बोटमैन होता है वो अपने ओर्स को क्या करता रहता है, लगातार घुमाता रहता है। आप देखा होगा आपने, ओर्स को अपने वो लगातार घुमाएगा वाटर में,
वो ऐसा इसलिए करता है कि सपोज ये आपकी बोट है, आप बोट से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, वाटर का फ्लो होगा तो ये ओर से जब घुमाएगा तो वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा, वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा। तो जब वाटर को ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा तो सेम फोर्स बोट के ऊपर भी लगेगा, जो बोट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगी, जो बोट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो बोट के केसेस में तो ओर से ही काम चल जाता है क्योंकि छोटी सी बोट होती है, लेकिन बड़े बड़े शिप के केसेस में क्या होता है, ये जो वाटर को डिस्प्लेस किया जाता है अपनी पोजीशन से, वो प्रोपेलर के थ्रू करते हैं। प्रोपेलर लगा रखते हैं बड़े बड़े और उनको मोटर से ऑपरेट करते हैं। वो प्रोपेलर वाटर को पीछे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे और आपकी जो शिप होगी वो आगे की तरफ मूव करा करेगी। ठीक है, तो सेम केस होगा केस ऑफ बोट और शिप में भी। न्यूटन थर्ड लॉ ये कि एक एक्शन फोर्स होगा और एक रिएक्शन फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ बढ़ाते रहेगी। ठीक है, ये चीज। Now we will discuss on one of the most important topic of your of this chapter, conservation of momentum, especially for exam point of view। क्योंकि इसमें डेरिवेशन है, आपको ये शो करना होता है कि कहीं ना कहीं कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है when two body collide with each other। जब दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो कैसे मोमेंटम कंजर्व होगा, हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन टू आर मोर बॉडीज, टू बॉडीज नहीं, मिनिमम टू बॉडीज होना चाहिए किसी सिस्टम में, टू बॉडीज मिनिमम होनी चाहिए, टू से ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है, तो मिनिमम टू बॉडीज। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन टू आर मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कॉन्स्टेंट। उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट होगा और कंजर्व होगा, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसमें एक्ट ना होनी चाहिए। ये कह सकते हो कि द सिस्टम मस्ट बी आइसोलेट, सिस्टम को आइसोलेट होना जरूरी है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इट मीन्स दैट वेन एवर वन बॉडी गेन मोमेंटम देन सम अदर बॉडी मस्ट लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम। कोलिजन के केस में क्या होगा, अगर कोई बॉडी मोमेंटम को गेन कर रही है, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, सिस्टम आइसोलेट होगा, तो दूसरी बॉडी कहीं ना कहीं मोमेंटम को लूज कर रही होगी। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू आर मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे पे एक्ट करेंगी, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा या कंजर्व हो जाएगा, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने बोला था कि सिस्टम मस्ट बी आइसोलेट। इट मीन्स दैट वेन एवर वन बॉडी गेन्स मोमेंटम, जब एक बॉडी मोमेंटम को गेन कर लेगी, देन सम अदर बॉडी मस्ट लॉस एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम। तो दूसरी बॉडी इक्वल अमाउंट का मोमेंटम लूज करेगी। ठीक है, सिस्टम से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए, मैंने एक सिस्टम ले रखा है, सिस्टम में मैंने दो ही बॉडी ले रखी है, दो से ज़्यादा बॉडी ले सकते हो आप, दो से कम नहीं ले सकते हो। इस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट का सेंस पहले ही मैंने बता रखा है कि एक्सटर्नल फोर्स कहीं से कोई अप्लाई नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन दो बॉडी पे लगना नहीं चाहिए। जो फोर्स लगेगा इस बॉडी का इस पे लगेगा या इस बॉडी का इस पे लगेगा, बस, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगना। तो इनकेस मान लीजिए दोनों मूविंग बॉडी आके कोलाइड कर गई, मूविंग बॉडी आके ये भी मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में या इधर ये भी मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, या दोनों एक ही डायरेक्शन में ले लो, तो मान लीजिए अगर कोलाइड करती है, इन द केस ऑफ कोलिजन होता है, तो जो मोमेंटम ये लॉस करेगी, मान लीजिए इसने मोमेंटम लॉस किया, तो ये जितना मोमेंटम लॉस करेगी उतना मोमेंटम ये बॉडी आपकी गेन कर लेगी, या ये बॉडी जितना मोमेंटम लॉस करेगी ये बॉडी उतना मोमेंटम गेन कर लेगी। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। केवल ये ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जस्ट लाइक अ कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, जैसे एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि एनर्जी भी कंजर्व होती है, एनर्जी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा मोमेंटम। ठीक है, अब डेरिवेशन देखते हैं इसका क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, दो केस ले रखा है। यहाँ देखो हमारे पास बिफोर कोलिजन का एक केस मैंने ले रखा है, अभी कोलिजन नहीं हुआ। यहाँ एक ट्रक जा रही है इस डायरेक्शन में, कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है।
अब कोलिजन के लिए क्या जरूरी है, u1 कहीं ना कहीं ग्रेटर देन u2 होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान रखी है कि ट्रक का मास है, देखो यहाँ पे आप ट्रक का मास मैंने m1 ले रखा है, कार का मास m2 ले रखा है। अभी ये नहीं देखेंगे कौन हैवी है कौन लाइटर है, वो सब नहीं देख रहे हैं अभी। ट्रक u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है और कार u2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, u2। तो मोमेंटम ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो ये मोमेंटम ऑफ ट्रक हो गया m1 u1। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ कार क्या हो जाएगा, m2 u2। इसी तरीके से मोमेंटम ऑफ कार भी m2 u2 हो जाएगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, दोनों का मोमेंटम ऐड हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ कार, मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, आप देखिए उसके बाद मैंने क्या लिया, कोलिजन का केस ले लिया। मैंने ले माना कि एक टाइम ऐसा आया जब ट्रक जाके कोलाइड कर गई कार से, जो आपकी ट्रक थी वो कोलाइड कर गई कार से। और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, कोलिजन के बाद फिर क्या इम्पैक्ट आया या क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं कोलिजन के बाद, उसको देखिए। ये देखिए जब कोलिजन हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ट्रक किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कार v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v2। आफ्टर कोलिजन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1। भाई मास ऑफ ट्रक वो तो चेंज हुआ नहीं है, केवल वेलोसिटी चेंज हुई है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था ट्रक का, m1 u1, और अभी का मोमेंटम कोलिजन के बाद का क्या हुआ, m1 v1, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई। कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी नो डाउट। तो m1 v1 और मोमेंटम ऑफ कार क्या हो जाएगा, m2 v2, m2 v2। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ कार, जैसे हमने इनिशियल मोमेंटम में किया था। यहाँ पे देखिए तो m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या आया था, m1 u1 प्लस m2 u2। और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या आया, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। अब जरा देखिए इसको, अब क्या करना है, सपोज अ फोर्स f ऑफ ट्रक एक्ट ऑन कार फॉर टाइम t। हमने ये माना कि जब कोलिजन हुआ तो फोर्स जो होगा ट्रक का वो कार पे लगा होगा और t टाइम के लिए, मैंने माना t टाइम के लिए लगा होगा। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, बिल्कुल आपने देखा है पहले कार की वेलोसिटी u2 थी और अब कार की वेलोसिटी v2 हो गई। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया कार में, एक्सीलरेशन कार में कितना आ गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v2 और इनिशियल वेलोसिटी u2 और डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा वेलोसिटी चेंज होने में। तो ये एक्सीलरेशन हो गया कार का, ठीक है। सो फोर्स जो कार पे लगेगा वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार इनटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ कार इनटू एक्सीलरेशन। तो ये फोर्स कार पे लगा और किसने लगाया, ट्रक ने लगाया। दिस इज द फोर्स ऑन कार बाय ट्रक, दिस इज द फोर्स ऑन कार बाय ट्रक। तो फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ कार इनटू एक्सीलरेशन ऑफ कार, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ कार। सो दिस इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन कार बाय द ट्रक। ये फोर्स कार पे एक्ट करेगा और कौन एक्ट करवाएगा, ट्रक। ये ट्रक का फोर्स लगेगा कार पे, ठीक है। फिर देखते हैं कि ट्रक पे कितना फोर्स लगा। ये तो मैंने निकाल लिया कि कार पे कितना फोर्स लगा, अब हम ट्रक पे देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। तो सेम केस, जब कोलिजन हुआ तो ट्रक की भी आपने देखी वेलोसिटी चेंज हुई थी। वेलोसिटी कितनी हो गई थी, पहले ट्रक u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और मैंने ये माना कि ये वेलोसिटी चेंज होने में t टाइम लगा हुआ। तो एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t। एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन।
तो फाइनल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी v1 डिवाइड बाई t। सो फोर्स ऑन ट्रक क्या हो जाएगा, बाई कार। सो फोर्स ऑन ट्रक बाई कार मीन्स मास ऑफ कार इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक। तो मास ऑफ ट्रक यानी m1, जिसको मैंने m1 लेट कर रखा है, और एक्सीलरेशन ऑफ कार आपने ऊपर निकाला, वही मैंने पुट किया, v1 माइनस u1 डिवाइड बाई 2 t इंटू m1। तो ये आपका हो जाएगा फोर्स ऑन ट्रक बाई कार। ये कार फोर्स लगाएगी, किस पे लगाएगी, ट्रक पे। तो आपको न्यूटन थर्ड लॉ पता है कि जब भी दो बॉडी कोलाइड करती है तो एक्शन रिएक्शन का केस आता है। मीन्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बस उनकी डायरेक्शन चेंज होती, अलग अलग होती है, जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट अपोजिट। तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट F1 इज इक्वल टू माइनस F2। हम ये बोल सकते हैं कि F1 जो होगा वो माइनस F2 के इक्वल होगा। एक्शन रिएक्शन तो यही बोलता है कि जो F1 होगा वो F2 के इक्वल होगा। यहाँ पे देखो आप, सो F1 इक्वल टू माइनस का F2। तो जो हमारे पास F1 आया था, F1 क्या था, फोर्स ऑन कार बाई ट्रक। तो फोर्स ऑन कार बाई ट्रक M2 V2 माइनस U2 डिवाइड बाई T, और F2 क्या है, फोर्स ऑन ट्रक बाई कार। तो माइनस M1 इंटू V1 माइनस U1 बाई T। T कैंसल, T ने T को कैंसिल कर दिया, आपके पास बचा क्या, M2 इंटू V2 माइनस U2 इक्वल टू माइनस M1 इंटू V1 माइनस U1। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा लिया है, मल्टीप्लाई करा M2 V2 M2 U2 माइनस M1 V1 प्लस M1 U1। फिर ऐसा मल्टीप्लाई कराने के बाद मैंने शिफ्ट कर लिया। तो शिफ्ट करने के बाद हमारे पास आ गया है M2 U2 V2 प्लस M1 V1, M2 V2 प्लस M1 V1, और इधर हमारे पास आया है M2 U2 प्लस M1 U1। तो ये क्या है, ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यही चीज हमने प्रूव कर दी जो हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, की मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज बी कंजर्व, ये हमेशा कंजर्व होगा। तो ये देखिए यहाँ से दिख रहा है कि मोमेंटम कंजर्व हो गया। मोमेंटम जितना पहले था कोलिजन के, उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी है। ठीक है, तो दिस शोज दैट द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज इज कंजर्व इन केस ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके नाउ वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सम एप्लीकेशन मीन्स एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया था, जो रॉकेट है या जेट एरोप्लेन है, वो कहीं जनरली क्या होता है कि अगर आपके ऑप्शन में लिखा है कि कौन सा न्यूटन का कौन सा लॉ इसको इलस्ट्रेट करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तब तो आप न्यूटन थर्ड लॉ पे टिक करना। अदरवाइज अगर आपके ऑप्शन में ये आ गया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को टिक करना कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको बेटर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हम इसको देखेंगे। अब देखिए क्या, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द रॉकेट एंड द जेट एरोप्लेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये तो हमने पहले पढ़ रखा था कि एक्शन और रिएक्शन पे ये वर्क करते हैं। नाउ वी विल नाउ डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हम देखेंगे कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये वर्क करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि हॉट बर्निंग गैसेस होंगी ड्यू टू अ कंबस्शन ऑफ फ्यूल, जेट से बाहर आएंगी विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। और क्यों आएंगी, क्योंकि ड्यू टू अ नैरो पैसेज ऑफ नोजल, नोजल के नैरो पैसेज से इनको जगह ज़्यादा मिलती नहीं है, तो एक अच्छी वेलोसिटी और एक अच्छे प्रेशर के साथ ये बाहर आएंगी। ठीक है, एक अच्छी वेलोसिटी और एक अच्छे प्रेशर के साथ ये नोजल से हॉट बर्निंग गैसेस बाहर आएंगी। ठीक है, और जब ये बाहर आएंगी, और बाहर क्यों आएंगी, क्योंकि वहाँ पे बर्निंग हो रही है, और किसकी हो रही है, फ्यूल की बर्निंग हो रही है। ठीक है, अब जब ये बाहर आएंगी तो जो इनके ऑपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स लगेगा वो रॉकेट को आगे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड विद द ट्रिमेंडस स्पीड ऑफ वेलोसिटी, ट्रिमेंडस स्पीड होगी एंड द रॉकेट मूव्स अप टू द बैलेंस द मोमेंटम ऑफ गैसेस। अब मोमेंटम ऑफ गैसेस को बैलेंस करने के लिए रॉकेट क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वही वाला कंसेप्ट यहाँ चलेगा। ठीक है, और उसी वेलोसिटी से वो रॉकेट आगे की तरफ जाएगा और जो आपकी बर्निंग गैसेस होंगी वो पीछे की तरफ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं रॉकेट को आगे की तरफ या फॉरवर्ड मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
हॉट बर्निंग गैसेस, और वो बहुत ही हाई अमाउंट में निकलती हैं, बहुत हैवी अमाउंट में, ट्रिमेंडस अमाउंट में निकलती हैं, बहुत ही बड़े अमाउंट में निकलेंगी, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के आपको, आपके रॉकेट को या जेट एरोप्लेन को आगे लेकर जाएंगी। ठीक है। ऑल्दो द मास ऑफ गैसेस इमिटेड इज कंपैरेटिवली स्मॉल बट विद द हाई वेलोसिटी एंड हेंस अ वेरी लार्ज मोमेंटम, एंड अगर देखें, अगर आप कि जो मासेस होता है वेलोसिटी, अब गैस निकले तो गैस का तो मास बहुत ही कम होता है, आपको पता है, लेकिन वेलोसिटी इतनी अच्छी होती है, मास तो बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत अच्छी है, वेलोसिटी बहुत अच्छी होती है। तो एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मोमेंटम हमको मिलता है, कहाँ से? ड्यू टू अ हॉट बर्निंग गैसेस, ड्यू टू अ हॉट बर्निंग गैसेस की वजह से उनका मोमेंटम बहुत अच्छा होता है। अब इसको बैलेंस कौन करेगा? रॉकेट। अब रॉकेट कैसे बैलेंस करेगा? अब देखिए रॉकेट में केस में क्या होगा, अब रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मूव करेगा ही, अब किस स्पीड से मूव करेगा ये देखिए, तो मास ऑफ रॉकेट तो अच्छा खासा होता है, तो यहाँ जो वेलोसिटी मिलेगी वो आपको बहुत कम तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक अच्छी खासी वेलोसिटी मिलेगी। मास कम होगा लेकिन वेलोसिटी एज कम्पेयर टू हॉट बर्निंग गैसेस ठीक ठाक होगी, उतनी अच्छी तो नहीं होगी जितनी अच्छी हॉट बर्निंग गैसेस की होगी, लेकिन ठीक ठाक होगी, कंसिडरेबल अमाउंट की होगी। क्यों? और वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि मास ऑफ रॉकेट हैवी होता है, मास ऑफ रॉकेट, जो मास होगा रॉकेट का वो ज़्यादा होगा, इसलिए वो स्पीड होगी वो कम होगी। तो रॉकेट की स्पीड होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली, वो कम होगी एज कम्पेयर टू अ फ्यूल, बर्निंग फ्यूल गैस, जो बर्निंग फ्यूल गैसेज हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है। सो ये आपका थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया है इस चैप्टर का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल of this chapter which is based on Newton's second law, and we have some more example, we'll solve some more example which is based on law of conservation of momentum. Okay, but we will solve this question in the next video. Thank you.